गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस में चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। जल एक बहुमूल्य संसाधन। जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। बहुत इजी चैप्टर है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है जल पानी हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। हमारे लगभग हर काम में पानी की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है। पीने का पानी चाहिए हमें, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई करने के लिए पानी चाहिए। तो एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी चाहिए, कितना पानी यूज करता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने एक व्यक्ति की एक दिन की जल की मात्रा निश्चित की है 50 लीटर, मतलब कि 2.5 बाल्टी के लगभग। तो आप लोगों को इतना जल मिल पाता है प्रतिदिन? अगर आपको मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगह पर जल बहुत कम होता है, बहुत कमी होती है पानी की। तो पानी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं जल एकत्र के लिए लंबी कतार। तो कुछ जगहों पर जल आसानी से उपलब्ध नहीं होता। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कितना जल उपलब्ध है, कि हमारी धरती पे कितना पानी उपलब्ध है। ये जो बेटा धरती की एक फ़ोटो दिखाई गई है, ये अंतरिक्ष से ली गई है। जब अंतरिक्ष से धरती की फ़ोटो ली गई है तो हमारी धरती है जो वो लगभग नीले रंग की दिखाई दे रही है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। हमारी पूरी पृथ्वी का 71% जो भाग है, 71% पार्ट वो जल से, पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुव बर्फ, भूमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। तो जल कहाँ कहाँ मिलता है? सागर, महासागर में मिलता है। ध्रुव या ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में मिलता है, कुछ तालाबों में, और कुछ धरती के अंदर मिलता है। जो धरती के अंदर जल होता है उसको हम खुदाई करके प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं भूमजल। और कुछ वायुमंडल, हवा में वाष्प के रूप में जल मिलता है। लेकिन जो जल का हम उपयोग करते हैं, जो हमारे उपयोग के लायक है जल, वो अलवण जल है। अलवण का मतलब कि जो खारा पानी नहीं है, शुद्ध पानी है। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी है हमारे पास। मान लीजिए कि ये जो एक बाल्टी दिखाई गई है, मान लीजिए कि धरती पर इतना जल उपलब्ध है, इतना पानी टोटल है। जब हम इस बाल्टी में से एक मग भर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि इतना जल जो है वो अलवण जल है। मतलब जो पूरी की पूरी बाल्टी में से मान लीजिए धरती पर एक बाल्टी जल है, उसमें से सारा का सारा पानी खारा है, सिर्फ एक मग पानी को छोड़ के। ठीक है। उस खारे पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते। अब इस मग में से भी अगर हम छोटा सा कांच का गिलास एक पानी निकाल लेंगे तो इतना जल जो है ये भौम जल है, मतलब धरती के अंदर पाया जाता है। ये जल खुदाई करके जो मिलता है। और उसके बाद इसमें से भी हम 1 चम्मच जल निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये जल है ये उपयोग के लायक है, बिल्कुल, कि हमें मिल रहा है, ये पीने लायक है। तो आप देख सकते हैं कि एक बाल्टी में से एक मग जो जग है वो अलवण जल है। इसमें से भी कुछ तो बर्फ के रूप में है, वाष्प के रूप में है। एक जो कांच का गिलास है छोटा, ये धरती के अंदर जल है, ये भी बहुत मुश्किल से मिलता है हमें। ठीक है। और जो 1 चम्मच जल है
एक बाल्टी में से वो झीलों और नदियों में मिलता है A11 जल है, जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे जल में से हमें कितना जल आसानी से मिल पाता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम मात्रा में जल है जो कि उपयोग के लायक है। तो हमें जल को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जल की अवस्थाएं, कि जल किस किस रूप में पाया जाता है। इसी टॉपिक में हम रीड करेंगे जल चक्र। तो जल की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस मतलब जब हमारा जल बर्फ के रूप में होता है। द्रव मतलब जब जो जल महासागरों, झीलों, नदियों या फिर भूमि के नीचे, जिसको हम भौम जल कहते हैं, वो होता है। गैसीय अवस्था मतलब कि जो जल हवा में, वायु में जल वाष्प के रूप में है, मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में। मतलब ये सारा का सारा जल जो है धरती पर, वो तीनों अवस्थाओं में से कहीं ना कहीं मिलता है हमें। और ये जो तीनों अवस्थाएं हैं जल की, वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती हैं। उसको ही हम जल चक्र कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में दिखा रखा है जल चक्र। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो नदियों या महासागरों का जल है वो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, और उसके बाद जब वो काफ़ी ऊंचाई तक जाता है तो वहाँ का जो वायुमंडल का तापमान है वो ठंडा होता है। तो यहाँ पर जल वाष्प है धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू होते हैं और छोटी छोटी ड्रॉप्स बन जाती हैं वाटर की। फिर उसके बाद और ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो ये जल जो है वो बादल का रूप ले लेता है, बादलों में इकट्ठा हो जाता है। और फिर ये बादल धरती पर वापस बरसते हैं, किसकी फॉर्म में? रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में। तो इस तरह से ये वापस जो बादल है धरती पर बरसते हैं और यही जल फिर वापस से भूमि में इकट्ठा होता है और कुछ जल नदियों और महासागरों वगैरह में चला जाता है। तो ये क्या है? जल चक्र है हमारा। बहुत से जब हम जहाँ सिटीज़ में रहते हैं तो हमें जल कैसे मिलता है? क्या व्यवस्था है हमें जल मिलने के लिए? जल आपूर्ति के लिए क्या लगाया गया है? पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। लेकिन गांव में ज़्यादातर लोगों को क्या करना पड़ता है? पाइपलाइन की व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं होती, तो लोगों को डायरेक्ट ही तालाब और कुओं से जल लाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है जल लेकर आती हुई महिलाएं। तो इस तरह से जल को लेकर आना जल के मेन सोर्स से बहुत मुश्किल होता है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंप से प्राप्त करता है। मतलब हमारे में से बहुत से लोग हैं जिनको डायरेक्ट उनके घरों पर टैप से पानी नहीं मिल पाता, वो कहाँ से लेते हैं? डायरेक्ट पानी को कुओं और हैंडपंप, नलकूपों से लेते हैं, ठीक है। जल का महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल। भौम जल का मतलब है कि भूमि का जल, धरती का जल। तो हमें भूमि जल, भौम जल कहाँ से प्राप्त होता है? हम पढ़ लेते हैं। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदे तो हमें वहाँ, अगर आप किसी जगह गड्ढा खोदे, हम ज़्यादा खोदते जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी में कुछ नमी मिलती है हमें। इस नमी से क्या पता लगता है कि इसके अंदर जल है। फिर हम और अधिक खुदाई करते हैं, खोदते चले जाते हैं तो हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के स्थान जल से भरे होते हैं। मतलब एक स्तर पर खुदाई करने के बाद हमें जल मिल जाता है। उस जल को उसको हम कहते हैं भौम जल स्तर। कई बार तो कई स्थानों पर ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी खुदाई करते हैं तो जल मिल जाता है लगभग 1 मीटर की। कई बार हमें जल नहीं मिलता, हमें बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है, कई कई मीटर तक। तो ये वैरी करता है अलग अलग जगह के हिसाब से। और जो ये भूमि में जल मिलता है इसको बोलते हैं हम
भौमजल वर्षा जल और अन्य स्रोतों से जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। तो मतलब क्या है कि ये भूमि के अंदर जल आता कहाँ से है? जब वर्षा होती है तो ये जो भूमि पर जल गिरता है ये धीरे धीरे मिट्टी से होता हुआ मतलब मृदा से रिसता हुआ ये इसकी सारी दरारों को भर देता है और एक स्तर पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और इस भूमि का जल का जो रिसाव होता है इसको हम कहते हैं अतस्यदन। इस प्रकार द्वारा प्रयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति इस तरह से मतलब बारिश के द्वारा जब बारिश ज़्यादा होती है भूमि में जल दोबारा से इकट्ठा हो जाता है तो जो जल यूज हुआ था और वापस से इकट्ठा हो गया, इस तरह से भूमि के अंदर जल की आपूर्ति हो जाती है। ये देखिए भौम जल और भौम जल स्तर देखिए किस स्तर पर हमें जल मिल रहा है। ये एक हेड पंप दिखाया गया है कि इतनी पाइपलाइन डालने के बाद इस स्तर पर हमें जल मिल गया। ठीक है, इसके बाद क्या है भौम जल स्तर का अवक्षय। तो ये इसके बाद का बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।